बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। शाम तक तमाम नताइज भी मिल जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन मुझे इससे कतन कोई गर्ज नहीं है कि कौन जीतता है या कौन हारता है। मुझे तो अगर गर्ज थी तो सिर्फ दो चीज़ों से। एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों को नॉमिनेट करें, टिकट दें जो हकदार हैं, जो मुखलिस हों, जो साहिब इल्म हों, जो मुल्क के हालात और मुल्क के अवाम के मसाइल को समझते और जानते हों, ताकि वो सही मानों में अपना रोल अदा कर सकें। और दूसरे जिस नुक्ते से मेरी गर्ज थी वो ये थी कि हमेशा से हमारे सेनेट के इलेक्शन, इसमें खरीदो फरोख्त का अमल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता रहा है और मैं चाहता था कि कम से कम इस दफ़ा खरीदो फरोख्त का अमल ना हो। ये दो ख्वाहिशें थीं और दोनों मैं मॉनिटर करता रहा। अब इसमें पीटीआई की हुकूमत, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक ऑर्डिनेंस पास करके तो ये खुफिया वोटिंग की बजाय खुली वोटिंग करवाएं। और उन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया सुप्रीम कोर्ट में। अपोजिशन की जमातें ये कहती थीं कि इनकी नीयत ठीक नहीं, इस वजह से कि ये इनको ख्याल है कि इनके अपने लोग बिक जाएंगे, लिहाजा ये उसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। बात यह कि अगर उनको ख्याल था कि उनके लोग बिक जाएंगे तो बिकना क्या अच्छा अमल है, किसी का भी हो। अगर आप अपनी सियासत को साफ सुथरा देखना चाहते हैं तो फिर अंदर से नीयत क्या है उसको छोड़ दें। असल चीज ये है कि इस तरीकाकार से कम खरीदो फरोख्त का अमल किसी हद तक कंट्रोल हो सकता था। बारसूरत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वक्ती मुफादात के लिए इस अमल की मुखालफत की। हालांकि वो पहले सब यही कहते रहे कि ये वोटिंग का अमल खुला होना चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त ना हो सके। लेकिन जब वक्त आया तो मेरा ख्याल है सबको खरीदो फरोख्त अच्छी लगी या उसकी ज़रूरत थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस था उस पर 20-25 दिन तक बातचीत होती रही, दलाइल हुए और वो आपने देखा कि बार काउंसिल्स और दूसरे वो जो मुखालफत करते रहे, उसकी समझ नहीं लगती कि यहाँ पे क्या है। यानी वकला हैं तो हमायत करते हैं करप्शन की, बिकने की। अदालतें हैं तो वो बिके हुए आदमी को सजा नहीं देना चाहती। कुछ समझ नहीं लगती कि ये हालात किस तरफ हैं। ये हमें पहले दिन से पता था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तब्दीली कर सकें। लेकिन एक चीज़ लाजमी है कि वो इस चीज़ के ऊपर बहस मुबाहिसा करके तो ये रहनुमाई ज़रूर करेंगे इलेक्शन कमीशन की भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि उनको इस पे कानून भी बनाना चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां कैसे अदा करे कि करप्शन को चेक किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वैसे तो इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से हो या खुली बैलेटिंग से हो, हर सूरत में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल रोके। ये उसके इख्तियार में। लेकिन मुश्किल ये है कि इलेक्शन कमीशन भी ये काम नहीं करना चाहता। अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि वक्त की कमी की वजह से हम ये तरीकाकार नहीं बदल सकते और ये इलेक्शन जो है ये पुराने खरीदो फरोख्त के तरीके पे ही मुनक्कद किया जाएगा। कुल टोटल 1100 या उससे थोड़े से ज्यादा वोट हैं जो कि असेंबली के मेंबरों ने डालने हैं। आप अगर एक दिन में 1100 वोटों के ऊपर भी बार कोड या कोई ऐसा तरीकाकार नहीं वज़ा कर सकते जिससे कि वोट का नाजायज इस्तेमाल रोका जा सके, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? ये ठीक है कि नई टेक्नोलॉजी अगर आपने उसमें लेके आनी है, उसमें हो सकता है कुछ वक्त चाहिए,
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में वहां पे बहस मुबाहिसा हुआ, उसमें तो बाज ऐसे भी अमूर थे, बाज ऐसी चीजें भी जेर बहस आई जो कि फौरी तौर पे की जा सकती थी। लेकिन ये मुल्क क्या करे कि जहां इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ऐसी कोई ख्वाहिश नजर नहीं आती जहां वो इस करप्शन को खत्म करने के बारे में सीरियस हो। सो यूं लगता है कि इस मुल्क में करप्शन को खत्म करने के मामले में कोई भी मुखलिस नहीं, किसी को भी ये ख्याल नहीं कि करप्शन वाकई खत्म होनी चाहिए, मासवाए कुछ लोगों के जो समझते हैं कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला करप्शन है। जिस दिन जरदारी साहब कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, उसी दिन ये अंदाजा हो गया था कि खरीदो फरोख्त का अमल अब तेजी पकड़ेगा, अब पैसा दाएं बाएं खूब चलेगा और इसको रोकना मुश्किल होगा। आपने देखा कि यहां पे मुख्तलिफ वीडियो सामने आनी शुरू हुई। यूसुफ गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आ गई और उसमें वो वोट को ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। उन्होंने इतराफ़ भी किया कि ये मेरी वीडियो है, उन्होंने बताया कि मैं उसमें क्या कर रहा हूं। अब ये अगर आप इस तरह का अमल कर रहे हैं, पैसा किसी ने लिया या नहीं लिया वो तो एक खुफिया बात है, वो तो पीछे का अमल है, शायद हमें कभी भी पता न चल सके। लेकिन जब ये इस तरह का अमल हो रहा है कि आप किसी के वोटर को वरगला रहे हैं, तो लाजमन पीछे पैसे का अमल दखल होगा। और उसके साथ साथ फिर आप देखिए कि सिंध असेंबली में क्या हुआ, यानी वहां पे पीटीआई के लोगों को यरगमाल बना लिया। वो लाजमन खुद भी यरगमाल बनने के लिए तैयार होंगे, बिकने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि कितने खुले बंद हो, तमाशा, यानी किसी को कोई शर्म हया नहीं। और उससे कता नजर जो बिल्कुल खुले ओपन और अलल ऐलान जो करप्शन का एक जाल फेंका गया, वो था एमक्यूएम को जो ऑफर्स करनी शुरू की, वो करप्शन है। अब जब किसी को लालच देते हैं किसी भी चीज का, तो वो लाजमी बात है कि अपनी वैल्यू निकालने के लिए वो आएगा आपके पास, वो दूसरे के पास भी जाएगा कि जी मैं अगर आपको वोट देता हूं तो मुझे तो दूसरी साइड से ये मिल रहा है, आप मुझे बताएं कि आप क्या देंगे। और अगर आप उसको राजी नहीं कर सकते तो वो फिर पीपल्स पार्टी के पास जाएगा कि वहां से तो मुझे ये ऑफर है। ये सारा कुछ होता है इसलिए कि आप जानते हैं कि लोग खरीदे जा सकते हैं, उनको लालच से आप अपनी तरफ कर सकते हैं। इसमें असूल तो कहीं है ही नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि फलां उम्मीदवार दुरुस्त नहीं, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक उसमें ये खराबियां, मैं वोट नहीं दे रहा, तो शायद कुछ और बात हो। लेकिन जब आप खुली ऑफर दे रहे हैं और वो ऑफर के पीछे फिर रहा है, तो लाजमी बात है कि ये तो लालच है। और लालच से बढ़ के भी जो जुल्म है वो ब्लैकमेलिंग है। वो ब्लैकमेलर बन जाता है, वो दोनों साइड्स को ब्लैकमेल करता है कि मेरी कीमत बढ़ाओ। तो इन हालात में कोई सोच सकता है कि यहां पे खरीदो फरोख्त खत्म की जा सकती है जब आपको शर्म नहीं है, जब आप खुला ऐलान करते हैं कि हमने उनको इतनी पुरकशिश ऑफर दी है कि शायद एमक्यूएम इनकार ही ना कर सके। एमक्यूएम ने 7-8 घंटे का इजलास किया और उनके ज्यादातर लोग जो हैं वो इसके हक में थे कि जो ऑफर आई है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फायदा है, माली मुफादात हैं। लेकिन क्यों नहीं हुआ कुछ, या दरपर्दा कुछ हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी ने वहां पे खरीदो फरोख्त का क्या बाजार गर्म किया। एक वीडियो और भी आई जिसमें कि सरगोदा के एक एमपीए, उन्होंने अपने सामने नोटों के अंबार लगाए हुए हैं और वो भी कुछ साथियों को फरोख्त करने की, खरीदने की बात कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी उनकी मौजूद हैं, जो मेरा अपना अंदाजा है कि किसी वक्त पे वो सामने आएगी। अब नतीजा कुछ भी हो, कोई भी जीत जाए, मैंने ये देखना है कि इस सारे काम में मेरे मुल्क को क्या फायदा पहुंचा। हराम का पैसा, करप्शन का कमाया हुआ,
वो दाएं बाएं फिरता रहा और फिर इसी गलत काम के ऊपर खर्च होता रहा। इलेक्शन में कोई भी इलेक्ट हो जाए, अगर वो अहल नहीं इसके, लेकिन खरीदो फरोख्त की वजह से वो चला इलेक्शन, वहां पे सेनेट में पहुंच गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या खिदमत की मुल्क की। पॉलिटिकल पार्टी का आप देखिए कि उनके अपने ऊपर करप्शन के इल्जाम आ रहे हैं। लियाकत जोतोई सिंध में वो कह रहा है कि जनाब इन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए हैं, किसी का कुछ और कहा जा रहा है। अगर पीटीआई में ये किसी ने कुछ किया है तो पीटीआई ने क्यों नहीं उसका हिसाब लिया, क्यों नहीं लियाकत जोतोई को बुला के पूछा गया कि आपके पास क्या शवाहिद है, लेकिन वो भी मुतमईन है। असल चीज ये है कि प्रोविंशियल असेंबलियों में जब लोगों को आप टिकट बांटते हैं तो उधर भी यही कुछ होता है। आप बिकाऊ माल को टिकट दे देते हैं, वो बिकाऊ माल इंतजार में रहता है कि कब सेनेट के इलेक्शन होंगे और वो अपनी कीमत वसूल करेंगे। ये सब कसूर उन लोगों का है जो टिकट देने के लिए कोई शफाफ मेरिट बेस्ड कोई सिलसिला नहीं बनाते। आप अगर साहिब ईमान को लेके आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बिकने को तैयार। लेकिन जब आप एक बिकाऊ माल को टिकट दे देंगे सिफारिशों की वजह से, अपनी लाइकिंग की वजह से, किसी और के दबाव की वजह से, तो फिर यही कुछ होगा। तो पहली गलती तो यहां होती है जहां हम टिकट देते हैं। अब यूसुफ गिलानी साहब को टिकट दी हुई है, हमें पहले दिन से अंदाजा था कि इनको जताने के लिए माल लगेगा, क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब ने, उनकी जो तारीख है वो ये कहते हैं कि जी आप मेरी कारगुजारी देखें। कारगुजारी क्या भाई, सजा याफ्ता आप हैं सुप्रीम कोर्ट से। आसिफ जरदारी के $60 मिलियन जो खा गया वो मुल्क के, उसके बचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, आपने खत नहीं लिखा। आपके ऊपर वो तुर्क खातून अव्वल के हार का किस्सा है, आपके बेटे पे एफिड्रीन का किस्सा, बेशुमार किस्से हैं। और दूसरी तरफ हमारे वो मोहतरम हैं पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब, उसका भी देख लीजिए। उनके पास वजारत खजाना था तो उन्होंने कौन से अवाम की बहबूद, सवाए एहसास प्रोग्राम के, जिसमें बहुत सारा जो क्रेडिट है वो इमरान खान को जाता है और सानिया नश्तर को जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या किया आप लोगों ने। तो इस वजह से ना तो कैंडिडेट अच्छे होते हैं और ना ही हम करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, वकला हों, सियासतदान हों, नतीजा ये कि इन्हतात इन्हतात और इन्हतात, ये मेरा ख्याल है अच्छी कौमों के वतीरे नहीं हैं। मैं जो ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैंने इलेक्शन के नताइज से पहले की है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी ये है कि नताइज कुछ भी हों, अवाम को हकाइक पता लगने चाहिए और इसके बाद अवाम को शऊर, उनका शऊर बेदार होना चाहिए ताकि वो इन करप्ट लोगों का मुहासबा कर सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।